गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अब से ठीक 3 घंटे बाद होने वाला है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस दौरान गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। गुजरात में 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात का भी नतीजा आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि गुजरात के लोग अपने मताधिकार का किन तारीखों पर प्रयोग करेंगे। जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि 2 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ ही नतीजे भी आ सकते हैं। 2 दिसंबर को पहला चरण संभव है और हिमाचल प्रदेश के साथ ही मतगणना की संभावना जताई जा रही है। तो अब से 3 घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ये बताएगा कि गुजरात में चुनाव। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब कब होंगे? तो आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात चुनाव, ये संभावना है। क्या इस बार बीजेपी का जलवा कायम रहेगा? क्या कांग्रेस की फिर होगी वापसी या फिर आम आदमी पार्टी का गुजरात में खाता खुलेगा? ये तमाम अहम सवाल है। तो 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी का जलवा कायम रहेगा। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव मुमकिन है। जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक 2 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। पहला चरण नवंबर के आखिरी हफ्ते में संभव है और दूसरे चरण का चुनाव दिसंबर के पहले हफ्ते में मुमकिन है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती हो सकती है और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही गुजरात से हमारे साथ अंकुर त्यागी और अश्विन भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि आपका रुख करते हैं। 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुजरात की 182 सीटों की किस्मत का फैसला किस दिन तय होगा, उन तारीखों का ऐलान? जी बिल्कुल, देखिए आज ये ऐलान हो जाएगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख आखिर क्या होगी। ये तय है कि 2 फेज में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हम खड़े हैं। इसके ठीक पीछे आकाशवाणी का दफ्तर है, ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर है। उसके एक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ऑडिटोरियम है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और करके ऐलान किया जाएगा। 2 फेज यानी एक माना जा रहा है कि हो सकता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक फेज हो, यानी 30 तारीख के आसपास, 28, 29, 30 कोई भी तारीख हो सकती है। और एक दिसंबर के पहले हफ्ते में यानी 4 तारीख के पहले 1, 2, 3, 4 किसी भी तारीख को दूसरा फेज का चुनाव हो सकता है। और काउंटिंग एक साथ हिमाचल के साथ 8 तारीख को काउंटिंग होगी। 4 तारीख से पहले ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, ये लगभग तय है। और ये मान के चलिए कि काउंटिंग दोनों राज्यों का, हिमाचल और गुजरात का एक साथ होने वाला है। तो 2 फेज ये भी हो सकता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 1 और 4 तारीख भी हो सकता है, 28 और 2 तारीख भी हो सकता है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 2 फेज में चुनाव होंगे। गुजरात चुनाव का ऐलान आज होगा और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि गुजरात और हिमाचल दोनों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि इन दोनों राज्यों में अपने सरकार को बचाना है। एक राज्य में 27 साल से आप सत्ता में हैं, 95 से लगातार बीजेपी गुजरात में सरकार बना रही है। किसी तरह से देखिए 127 का आंकड़ा मैक्सिमम रहा है 2002 में बीजेपी का, और बीजेपी का सबसे कम आंकड़ा जो है 99 रहा है पिछले चुनाव में, यानी 2017 में। तो बीजेपी को इस बार कोशिश कर रही है बीजेपी की 127 के आंकड़े को पार करे, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट पहली बार गुजरात में हो रहा है। बिल्कुल रवि, पिछले चुनावों में जैसा हमने देखा था कि बहुत ही कांटे की टक्कर थी, कांग्रेस ने बहुत कांटे की टक्कर दी थी बीजेपी को, और इस बार एक नया प्लेयर है मैदान में, आम आदमी पार्टी, वो भी वोट काट सकती है। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी के लिए चिंता की बात है। 2 तरह की बातें हैं। देखिए रूरल जो वोट बैंक है गुजरात में, माना जाता है कि जो ग्रामीण इलाका है वो कांग्रेस को ज़्यादा वोट देता है। ट्राइबल जो इलाका है वो कांग्रेस को ज़्यादा वोट देता है। और बीजेपी का जो फोकस होता है शहरी सीट, 55 के आसपास शहरी सीट है। आप अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट को मिला लें तो 55 के आसपास सीटें होती हैं।
और सेमी अर्बन सीट जो होता है उसको मिला ले तो 80 के पार ही आंकड़ा चला जाता है। तो बीजेपी इन सीटों पर क्लीन स्वीप करती है एक तरह से कहा जाए, जो सेमी अर्बन और सेमी अर्बन सीटों पे है, और इसी वजह से बीजेपी की सरकार बनती है। तो इस बार डर ये है कि कहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी का ये शहरी जो वोट बैंक है जिसमें कांग्रेस आज तक सेंध नहीं लगा पाई, क्या आम आदमी पार्टी उसको डेंट कर पाएगी? बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, लगातार गुजरात के अलग अलग हिस्सों में आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, और जो वोटर्स का मिजाज है, जो हम कहते हैं कि किसी भी चुनाव से पहले हवा का रुख क्या कहता है, आपका पूरा ऑब्जर्वेशन क्या है इस वक्त? अदिति, पहले मैं थोड़ा अपडेट आपको दे देता हूं। दिवाली के पहले से ही, जब से हिमाचल प्रदेश के चुनाव अनाउंस हुए थे और डेट सामने आई थी, तब से लोगों में, खासतौर पर गुजरात के जो लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस बात को लेके उत्सुकता थी कि गुजरात में इलेक्शंस कब होने वाले हैं। और अब ये तय हो चुका है, आज दोपहर में 12 बजे जब चुनाव आयोग इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, ये तय हो जाएगा कि गुजरात में कितने चरणों में कब चुनाव होने वाले हैं और उनकी जो डेट है काउंटिंग की वो कौन सी होगी। आप लगातार मानिए, लोग लगातार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। दूसरा एक बात और अपडेट इसमें निकल के आ रहा है, बीजेपी का जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अभी 10 बजे एक मीटिंग होने वाली है। इसमें सीएम भूपेंद्र पटेल उसमें शामिल होंगे, सीआर पाटिल जो हैं, जिनके ऊपर कार्यभार है पूरे गुजरात का, वो भी इसके अंदर होंगे। और बहुत क्रूशियल मीटिंग मानी जा रही है चुनाव को लेकर, खासतौर पर कौन कौन प्रत्याशी रहेंगे, किस तरह से पूरा फील्डिंग सजेगी, ये तमाम चीजें होंगी जो आज की 10 बजे की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, वो वहां पर उसको किया जाने वाला है। और जहां तक आप कह रही हैं लोगों का मिजाज लगातार अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग उम्मीदवार और पार्टी के हिसाब से बदल रहा है। कहीं पर पार्टी मजबूत है, कहीं पर चेहरा मजबूत है, कहीं पर लोगों में एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन कहीं पर लोग 27 साल के शासन से भी खुश नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा अभी यहां से। अब जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव के चरण आगे बढ़ेंगे, यहां से प्रचार आगे बढ़ेगा, बयानबाजी आएगी, काउंटर नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव सामने आएंगे, तब आपको स्थिति साफ होते हुए दिखाई देगी। जी अंकुर, बने रहिए हमारे साथ। अश्विन भी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन, आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि मोरबी हादसे के बाद लोगों में बहुत ज्यादा शोक है। गुजरात में राज्यव्यापी शोक इस वक्त है, और मोरबी हादसे का असर क्या आप देखते हैं आने वाले चुनावों में? जी देखिए, मोरबी हादसे का असर कितना होगा ये तो चुनाव के दौरान पता चलेगा, लेकिन ये हादसे का असर कम हो इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है अधिकारियों से। कल हमने एक रिपोर्ट भी फाइल की थी जिसमें 135 जो इसमें जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को गुजरात सरकार की तरफ से, साथ ही प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था वो पैसा जो है डिलीवर कर दिया गया है, चेक दे दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की जो 25 योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत जो भी लाभार्थी इसमें योग्यता रखते हैं उन्हें मदद देने के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर 1 नवंबर को जो उन्होंने बैठक की थी अधिकारियों के साथ, उसमें निर्देश दिया था कि जो राहत बचाव कार्य जारी है उसे लगातार आप जारी रखिए, लेकिन जो परिवार पीड़ित हैं उन्हें हर संभव मदद की जानी चाहिए, ताकि एक तरह से ये चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश है, ताकि मोरबी का जो हादसा है बेहद गंभीर और दुखद हादसा है, ऐसे में उसका चुनाव पर बहुत ज्यादा असर ना हो, ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। सभी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 18 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो डोर टू डोर जाकर सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बाकायदा सभी के घरों पर जाकर चेक दिया गया है। ये जरूर है कि इस तरह की घटना के बाद मुआवजे से परिवार की जो क्षति होती है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक मदद जरूर की जा सकती है, और उस मदद को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसे वॉर फुटिंग पर काम किया जा रहा है। इसलिए ये नुकसान होने की जो संभावना है चुनाव के दौरान वो कम हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल अश्विन, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दे, गुजरात में बीजेपी की संसदीय कमेटी की बैठक है। सुबह 10 बजे राज्य संसदीय बोर्ड की यह बैठक होनी है। सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल बैठक में शामिल होंगे। तो जैसा मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी बता रहे थे, ये एक अहम बैठक होनी है। ये बीजेपी की संसदीय कमेटी की बैठक है। सुबह 10 बजे राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक, यानी अब 1 घंटे के बाद यह बैठक होनी है, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल शामिल होने वाले हैं। गुजरात चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी। तारीखों के ऐलान से पहले मंथन करेगी बीजेपी, और प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा यहां पर संभव है।
तो यहां पर चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी की इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संसदीय कमेटी की बैठक होनी है सुबह 10 बजे। और अंकुर, जैसा कि आप बता रहे थे कि अब से कुछ देर के बाद 1 घंटे के अंदर यह बैठक होनी है, सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं और जो तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद जो प्रत्याशियों का जो नाम है उन पर चर्चा इसमें संभव है कि कौन कौन किस किस सीट से प्रत्याशी होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। 12 बजे अगर आपका चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करने वाला है, उससे पहले अगर जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है अगर उसकी मीटिंग हो रही है बीजेपी की, तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा इस बात को लेकर है कि जो अब आगे की व्यूह रचना कैसे होगी। अब जैसे ही ऐलान हो जाएगा, जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कैंपेनिंग किस तरह से स्टार्ट होगी, प्रत्याशी कौन कौन से होंगे, कहाँ पर उनको फील्ड किया जाएगा, उसके लिए भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा जो केंद्रीय आलाकमान है उसके साथ मिलकर आगे का जो चुनाव प्रचार का पूरा कार्यक्रम होगा वो भी उसका एक हिस्सा होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की मीटिंग में। ठीक चुनाव से पहले 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उससे पहले सीआर पाटिल और भूपेंद्र पटेल, उनके अलावा और भी पार्टी के जो राज्य स्तर के बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं। जी रवि, ये आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले बीजेपी अपनी संसदीय कमेटी की बैठक रखती है सुबह 10 बजे। बीजेपी की चुनावों को लेकर सीरियसनेस हर कोई जानता है और यहां भी वही संजीदगी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, वो अमित शाह गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है और अगर यहाँ कोई डैमेज होता है, कोई दिक्कत होती है तो इसका असर पूरे देश में होगा, इसका इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। जिस तरह से मोरबी हादसा हुआ उसके बाद चीज़ें और तेजी से, जैसे अभी अश्विन बता रहे थे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो मरहम उस पर लगाने का काम हो जल्दबाजी में किया जाए ताकि लोग चुनाव आते आते उस चीज़ को भूल जाएं। तो ऐसी कोशिश करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करती है। लेकिन देखिए, गुजरात में सबसे बड़ा फैक्टर कुछ है तो वो मोदी फैक्टर है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर जो भरोसा है लोगों का। 2007 का चुनाव मैंने देखा, 2012 का चुनाव मैंने देखा, 2017 का चुनाव देखा मैंने। 2017 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी हारने जा रही है। आखिर समय में आपको याद कीजिए कि जिस सी प्लेन से प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं अहमदाबाद में, वहां से अम्बादेवी तक की यात्रा करते हैं और उसी से एक माहौल बनता है और लोगों को भरोसा है इस प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो कल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह से गुजरात के भुज भूकंप के दौरान लोगों की सहायता की, जैसे पूरे भुज इलाके को, चाहे कच्छ जो इलाका है, देखिए उसको किस तरह से डेवलप किया। कहते हैं लोग कि सूरत में जब फ्लड आया था तो 15 दिन बतौर मुख्यमंत्री वहीं रह गए मोदी और वहाँ लगातार लोगों से घूमते हुए, बोट से घूमते थे और लोगों से मिलते थे। तो लोगों से जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है और जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल रवि, और यही वजह है कि बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपसे आप अपनी बातचीत को जारी रखूंगी आगे, लेकिन जी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि गुजरात की जनता ने मन बना लिया है और वो जीत बीजेपी के ही हिस्से में देगी। क्या कहा जेपी नड्डा ने, आपको एक बार वो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के होम स्टेट पर चलते हैं। गुजरात आपका एक अभेद किला रहा है, कोई उसे ब्रीच नहीं कर पाया। 27 साल से आप वहां पर सत्ता में हैं, शासन में हैं। वहां पर कैसा सियासी माहौल आपको दिखाई दे रहा है? आपका आकलन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। लोगों ने अभी नहीं, हम पहले से ही मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है और वो उसी दिशा में अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीव्र गति से उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और वहाँ भी हम बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे और वहाँ जो, फिर मैं कहूँगा, जो विश्वास मोदी जी पर है और जिस तरीके से मोदी जी उनकी शान है और उनको संभाल के चलते हैं और जिस तरीके से गुजरात की तस्वीर मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री बदला है और उसके बाद यहाँ केंद्र में आने के बाद गुजरात मॉडल सारे देश में पहुँचा है और गुजरात का अपना जो स्वयं का जो इनिशिएटिव है डेवलपमेंट का, जिसको आगे रूपानी जी ने और फिर भूपेंद्र पटेल जी ने बढ़ाया है। और गुजरात में आप कहिएगा तो सबको यही लगता है कि मोदी जी ही उनके जो हैं सर्वमान्य नेता हैं और वो गुजरात की जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात आपने सुनी और एक बार फिर से अश्विन का रुख करते हैं। अश्विन, जैसा कि रवि भी बता रहे थे कि जब भी गुजरात पर कोई विपदा आई तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर और अब एक प्रधानमंत्री की हैसियत से मोदी हमेशा गुजरात के लोगों के साथ खड़े रहे और मोरबी में भी हमने कुछ वैसा ही देखा।
जी देखिए, मोरबी में एक मैं और हादसे की बात बताता हूं। 1997 में जिस मच्छू नदी में ये घटना हुई है, 1997 में यही मच्छू नदी में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ की वजह से मोरबी में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता हुआ करते थे बीजेपी के, और वो यहाँ पर पहुँचे, तमाम बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मोरबी नदी की बाढ़ की वजह से जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी मदद में लगे रहे। इसके बाद 2001 में वो जब मुख्यमंत्री बने, इसके बाद भूकंप हुआ कच्छ में, तो वहाँ के लोगों के लिए पूरी तरह से खड़े रहे, लगातार काम करते रहे। और जैसा रवि जी बता रहे थे कि सूरत में जब बाढ़ आई तो वहाँ पर भी वो 15 दिनों तक रुके, लोगों के साथ कनेक्ट करते रहे, उनकी मदद जो भी रही वो करते रहे। और अब मोरबी के इस हादसे में भी वो यहाँ पहुँचे और प्रशासन के साथ बैठक करके स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी घटना हुई है इसको लेकर रेस्क्यू सर्च तो आप जारी रखिए, लेकिन मदद लोगों की पूरी होनी चाहिए। साफ तौर पे ये भी कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार की जो 25 योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जितने लोग भी लाभार्थी की योग्यता रखते हैं उन्हें जो है मदद पहुंचाइए, और अगर कोई इन 25 योजनाओं में फिट नहीं बैठता है तो उनकी कैसे मदद की जा सकती है उस पर भी विचार करिए। और इसको लेकर पीएमओ के अधिकारी लगातार गुजरात सरकार और यहाँ के प्रशासन से, मोरबी के प्रशासन से संपर्क में है। ये जानकारी हमें जिला अधिकारी की तरफ से मिली है। जिला के जो अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि बाकायदा पीएमओ से उनसे हर 2 घंटे में अपडेट ली जाती है कि कितने लोगों को राहत मिल चुकी है और क्या क्या राहत देने की संभावनाएं हैं। यानी कि प्रधानमंत्री लगातार नजर रखे हुए हैं और पीएमओ के अधिकारियों द्वारा इसके बाद प्रधानमंत्री को अपडेट दी जाती है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि गुजरात के लोगों से जो प्रधानमंत्री का कनेक्ट कई सालों पहले मुख्यमंत्री ना रहते हुए था, मुख्यमंत्री रहते हुए रहा, अब वो प्रधानमंत्री रहते हुए बरकरार है। यानी कि गुजरात के लोग अभी भी जो है, हम जब बातचीत करते हैं लोगों से तो गुजरात के लोग कहते भी हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट करेंगे, हम जो है किसी अन्य को नहीं जानते, मोदी के नाम पर वोट करेंगे, हमारा उन पर भरोसा है। जी 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 रवि, वही बात जो हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की ये खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं उनका जो लोगों से कनेक्ट है, जो जनसंपर्क करने की उनकी खासियत है, वो हर कोई जानता है। गुजरात की जब ये बात होती है तो ये जो उनका हर व्यक्ति से एक निजी तरह का जो रिश्ता बनता है वो और भी ज्यादा खास रहता है। और बीजेपी इस बार भी यही उम्मीद करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो चेहरा है जो भीड़ की भीड़ जाएगी मतदान केंद्र पर और बीजेपी के नाम पर वोट करेगी। बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें हैं गुजरात में। अगर आप देखेंगे 27 साल से सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे 2001 से, उस समय से लेकर 13 तक, जब तक 13 का 14 जब तक मुख्य प्रधानमंत्री बने तब तक उनके काम करने का तरीका देखिए। हर आदमी से कनेक्ट करना, हर बड़े मसले को, जो भी आपदा आता है आपदा के में किस तरह से काम करना, लोगों को किस तरह से प्रभावित करना, उस आपदा को अवसर में कैसे बदल देना, जहां आपदा आता है उसको इस तरह से काम करना। अगर आप कच्छ जाएंगे, जहां का प्रचार अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, बार बार कहते हैं कि कुछ दिन तक गुजारिए गुजरात में, उस इलाके में जाकर, जिस इलाके को छोड़कर वहां के लोग भाग रहे थे। वहां मुस्लिम गांव है, लगभग 36 के आसपास गांव है, और 36 गांव का फाइनेंशियल स्थिति इतना स्ट्रांग हो गया आज केवल कच्छ फेस्टिवल की वजह से, क्योंकि वहां पे हर कुछ है। उस गांव में आप जाएंगे तो बैंक मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, आपको सारी सुविधाएं, जो एक सुविधा शहर में होती है वो उस गांव में, जो आखिरी गांव है जिसके बाद पाकिस्तान आता है, तो वहां के मुस्लिम जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त तारीफ करते हैं। उसी तरह से नर्मदा को लेकर देखिए, नर्मदा पे बांध बनाने को लेकर कितना विरोध हुआ। मेधा पाटेकर को आपने देखा था कि तमाम जगह धरने प्रदर्शन करती रही कि किसी तरह से बांध ना बने, बांध बनने से ये नुकसान वो नुकसान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए अड़े रहे और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। नर्मदा के बांध बनने से आप देखिए अभी भी साबरमती जो फ्रंट, रिवर फ्रंट कहा जाता है अहमदाबाद में, जिसमें 16 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है, लोग बैठने जाते हैं, देखने जाते हैं अहमदाबाद में, बहुत बड़ा और अट्रैक्शन है, इसलिए देखने जाते हैं कि नर्मदा के, हाँ बिल्कुल, नर्मदा के पानी को आप साबरमती में लाते हैं। जो साबरमती नदी सूख गई थी उसमें नर्मदा का पानी आता है और उसकी क्लीनिंग होती रहती है, और जिस वजह से कहीं ना कहीं एक खूबसूरती देखने को मिलती है अहमदाबाद की। तो एक जिद पर अड़ना, काम करने का टेंडेंसी, पोलराइजेशन अलग बात है। देखिए लोगों को सेफ भी रखा उन्होंने, दंगों से मुक्त किया है। इस गुजरात में आए दिन दंगा होता रहता था, ये गुजरात का कल्चर रहा है। अगर आप 2001 से पहले का, 2002 से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात से जोड़ती हैं और गुजरात
गुजरात के लोगों के दिल में उनके लिए एक अहम जगह बनाकर अभी भी रखे हुए हैं। इस वक्त एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे। ये बड़ी खबर उपचुनावों से जुड़ी हुई है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग चल रही है। इन राज्यों में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और तेलंगाना की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की यह अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद पहली बार उपचुनाव में 2 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त उपचुनावों को लेकर हम आपको दे रहे हैं। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए, बाय इलेक्शंस के लिए इस वक्त वोटिंग चल रही है। तस्वीरें देखिए तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और तेलंगाना ये वो राज्य हैं जहां की 7 विधानसभा सीटें इस वक्त इलेक्शंस के लिए यहां पर वोटिंग हो रही है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।